नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे दूसरे वनडे मुकाबले में मिली करारी शिकस्त की और क्या अब भारतीय टीम यहां से सीरीज जीतने में कामयाब होगा, इस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि दूसरे वनडे मैच में जो वाइजैक में खेला गया, इतनी बड़ी हार मिली भारतीय टीम को, जिसका साइड इफेक्ट हमें तीसरे मैच में देखने को मिल सकता है। यानी कि 234 गेंदें रहते भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई। 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 117 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क का मैजिक हमें देखने को मिला। और कुल मिलाकर इन दोनों खिलाड़ियों के सामने पूरी की पूरी भारतीय टीम नतमस्तक होती नजर आई। पहले अगर आप वानखड़े में याद करें तो वहां पर भी मिचेल स्क्वायर का जादू चला था, जहां पर मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए थे और मिचेल मार्श ने 81 रन बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार गया, लेकिन दूसरे मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों का फिर जादू चला, लेकिन इस बार बाजी ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी। अब भारतीय बल्लेबाजों के लगातार खराब प्रदर्शन पे बातचीत करेंगे। क्यों लगातार लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं, और मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को लगातार 2 मैचेस में आउट किया, क्या उसके बाद नंबर 4 की पोजीशन को लेकर जो बहुत समय से, सालों साल से, 2019 से अगर हम याद करें, नंबर 4 की पोजीशन ओडीआई क्रिकेट में हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहता है। क्या इस क्वेश्चन मार्क को और बड़ा कर दिया है जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने सूर्य कुमार यादव को आउट किया? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, और सबा करीम, पूर्व सिलेक्टर क्रिकेटर और अभी कमेंटेटर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, 234 गेंदें रहते हम मैच हार गए। कुल 27 ओवर बल्लेबाजी हम कर पाए। कैसे आप देखते हैं जिस तरह की हार मिली है, और इसके कितने साइड इफेक्ट अब तीसरे और अंतिम मुकाबले में देखने को मिल सकते हैं? नहीं राजीव, बहुत ही मैं कहूँगा सरप्राइजिंग था ये जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय टीम के लिए, एक वेकअप हम्म। कॉल इसे समझ के अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरह डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से, और जिस तरह की गेंदबाजी मिचेल स्टार्क ने की है, तो बहुत हम्म। एग्रेसिव गेंदबाजी की क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं वो। उन्होंने बताया कि उनके पास क्या क्लास है और क्यों वो इतने बड़े बॉलर माने जाते हैं। लेकिन वहीं पर भारत की बैटिंग बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है, जो कि एक बहुत हम्म। बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि आने वाले विश्व कप में आपको इसी तरह की गेंदबाजी खेलनी है, और जरा सा भी सपोर्टिंग विकेट है तो आपके लिए मुश्किलें हैं। बॉल स्विंग हम्म। कर रहा था, अच्छे पेस पे वो डाल रहे थे, अच्छे एरियाज में डाल रहे थे। और हम्म। भारतीय बल्लेबाजों की जो कमी है कि वो लेफ्ट आर्म जो मीडियम पेसर्स पे ज्यादा अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, वो एक बार दोबारा से एक्सपोज हुई। तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है भारतीय बल्लेबाजों को। सवा भाई, उसी पिच पे 11 ओवर में 117 रन ऑस्ट्रेलिया बना देती है। उसी पिच पे हम स्ट्रगल करते हैं। हम 27 ओवर बैटिंग करते हैं और 117 रन कुल बना पाते हैं। ये आधे घंटे में विकेट तो नहीं बदल जाएगी फॉर श्योर, ये तो आप भी समझते हैं और देखते हैं। इसका सीधा संकेत ये है कि पिच के बारे में कुछ बहुत ज्यादा बातचीत ना करके अपनी टेक्निक पर बात करें भारतीय बल्लेबाज, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और ये मानने में अब हमें गुरेज नहीं होना चाहिए कि मिचेल स्टार्क ने 2 मैचों में हमें खोल के रख दिया है पूरी तरह से। हाँ राजीव, और इसको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि वन ऑफ ये परफॉर्मेंस हुआ है भारतीय हाँ। बल्लेबाजों का, इसके पहले नहीं हुआ होगा, या फिर हम ये उम्मीद करके बैठे कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ। ऐसी बात नहीं है। जो पिछला हम्म। मुकाबले जो हुआ था, जो पहला एक दिवसीय मैच हुआ था, वहां पर भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे सेकेंड हाफ में बल्लेबाजी करते हुए। वहां पर भी हमें हम्म। मिचेल स्टार्क के सामने परेशानी हुई। तो ये दूसरी बार हुआ है कि फिर से हमें मिचेल स्टार्क के सामने परेशानी हुई है। मिचेल स्टार्क हो गए, शॉन एबट हो गए, नेथन एलिस जो पहली बार भारत में आ रहे थे हम्म। खेलने के लिए, उनके सामने भी परेशानी हुई है। तो यहाँ पर अब समय आ गया है कि भारत की जो टीम मैनेजमेंट है या फिर सेलेक्टर्स हैं, उनको थोड़े हार्ड क्वेश्चन उठाने होंगे। क्योंकि कितनी बार आप ये उम्मीद करेंगे कि आपको जो लोअर मिडिल ऑर्डर है आपको बेल आउट करेगा? वो हर बार होने वाला नहीं है। हम्म। और कल के मैच में वही हुआ। हम फिर से उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर बेल आउट करेगा, पर टॉप क्वालिटी अटैक के सामने ये बहुत कम बार देखने को हम्म। मिलता है। ये तो अच्छा रहा कि पहले मैच में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने हमें मैच जिता लिया, नहीं तो फिर पहले मैच में भी हमारी हालत यही हो जाती है अगर हम्म। ऑस्ट्रेलिया 250 के करीब अगर स्कोर खड़ा कर देता तो चलिए वो अलग बात है। पर यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि निश्चित रूप से यहाँ पर भारत को अपने तकनीक के ऊपर ध्यान देना होगा, विशेष करके टॉप ऑर्डर हम्म। में। क्योंकि बार बार हम लोग वही गलती दोहरा रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव है या पर कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो जाए। अगर आप देखेंगे पहले 2 डिस्मिसल किसका था? शुभमन गिल और रोहित शर्मा का। बाहर वाली गेंद पर हम्म। आपने आपने बल्ला चलाया,
उसके बाद जो बॉल अंदर आई स्विंग और सीम के साथ, वहां पर हम आउट हो गए। तो दोनों तरह से परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि बाहर वाले एजेस पे भी हम आउट हो रहे हैं, और हम्म। अंदर वाली जो बॉलें आ रही हैं उस पर भी हम लोग आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जरूर है, बहुत आवश्यक है कि हम अपनी तकनीक के ऊपर काम करें। ठीक है। और सभा भाई, जब आउट होने का जो तरीका है वही जैसा होने लगे तो और परेशानी बढ़ी हुई नजर आती है। अब विराट दोनों मैचों में क्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का बैट ही नीचे नहीं आ पाया, इतनी स्पीड से बॉल आ रहा है। ओडीआई क्रिकेट में उनका औसत 20 का आ गया है। ये बहुत एक तरह से कहा जाए परेशानी का सबब है। व्हाइट बॉल के सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज के तौर पर हम सूर्य कुमार यादव को देखते हैं, विराट को देखते हैं। बट दोनों बल्लेबाजों को जो आउट होने का तरीका है वो थोड़ा सरप्राइज कर रहा है आपको। सीख नहीं रहे अपनी गलती से, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, कोशिश तो जरूर होगी इन दोनों ही बैटर्स की कि उनको पता है कि लेफ्ट आर्म सीमर अगर बॉलिंग कर रहा है तो बॉल अंदर आएगी गिरने के बाद। तो हम्म। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो जो एक्सेसिव मूवमेंट मिल रहा है मिचेल स्टार्क को, हवा में भी और पिच पे पड़ने के बाद भी डिविएशन मिल रहा है, उसको आप कोप नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को अगर आप स्टांस देखेंगे, थोड़ा दोनों को ओपन स्टांस है। इसका हम्म। मतलब है कि इसके बारे में वो सतर्क हैं, उसके बावजूद उनको बीट कर दिया जा रहा है। हम्म। मिचेल स्टार्क ने पहले मैच में आउट किया था विराट कोहली को, दूसरे मैच में नेथन एलिस ने कुछ उसी प्रकार की गेंद डाली, वहां पर आउट हो हम्म। गए। और खैर सूर्य कुमार यादव तो दोनों पहली गेंद पर आउट हो गए। मैं मानता हूं कि उस टॉप क्वालिटी बॉलर अगर उस तरह की गेंद डालते हैं सही टप्पे पे तो खेलना मुश्किल हो जाता है। पर अंत में इसी के लिए तो आपको तैयारी करनी है, क्योंकि हम्म। आपको अगर मैच जीतना है तो बड़ी पारी खेलनी होगी, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या फिर विराट कोहली क्यों ना हो। और दोनों बल्लेबाजों ने कुछ वही गलती दोहराई है जो उसके पहले मैच में भी हमें देखने को मिली थी। राजकुमार सर, आप सरप्राइज है थोड़ा? पहले चलिए मिचेल स्टार्क का तो समझ में आता है कि लेफ्ट आर्म सीमर पे आउट हो रहे हैं। जिन जिन गेंदबाज का सभा भाई जिक्र कर रहे हैं तो पूरा ही अक्रॉस द लाइन इतना ऊपर का बॉल था कि अगर सामने मारते तो शायद छक्का हो जाती। लेकिन पूरी तरह से अक्रॉस चले गए विराट, सीधा बॉल बैट पे लगा उनके। और ये दोनों मैच दो बार बैक टू बैक हो गया। आमतौर पर विराट के साथ ऐसा हम कम देखते हैं। बहुत पहले था जिमी एंडरसन की गेंदों पे जब वो आउट हो रहे थे विकेट के पीछे। लेकिन ये आउट होने का सिलसिला एलबीडब्ल्यू और टेस्ट सीरीज अगर आप जोड़ लें तो मुझे लग रहा है इस पूरे 2-3 महीनों में 7 या 8 बार वो एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके हैं। देखिए राजीव, कल पिछले मैच में एक शानदार गेंद पर वो आउट हुए थे, और हम्म। मैं मान सकता हूँ कि वो बहुत ही शानदार गेंद था। और विराट इस पर्टिकुलर शॉट पे अक्सर आप आउट होते हुए नहीं देखते विराट को, क्योंकि हम्म। वो इनका एक तरह से कहें तो ब्रेड एंड बटर शॉट है, जहां पर उन्हें मैक्सिमम रन मिलते हैं कवर ड्राइव के बाद, या कवर ड्राइव जितने रन वो इसी शॉट पे फ्लिक से ही बनाते हैं। लेकिन दोनों बार वो इस तरह आउट हुए हैं। कल बहुत अच्छी सी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने काउंटर किया था मिचेल स्टार्क को भी और ग्रीन को भी। और जब वो एक डिफिकल्ट पीरियड था वो निकल गया था, और एलिस आए और पहली गेंद पर ही वो उस तरह आउट हो गए, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। क्योंकि जो वो हार्डवर्क जहाँ पे चाहिए था, जहाँ पे आपने ग्राइंड किया अपनी पारी को, जहाँ पे अपनी वो मुश्किल हालात में आपने बल्लेबाजी करके अपने आप को नॉट आउट रखा 25-30 रन बना के, जहाँ पे काफी होस्टाइल गेंदबाजी मिचेल स्टार्क कर रहे थे, आप उनको अच्छे से काउंटर कर रहे थे और दिखा रहे थे कि आप किस क्लास के प्लेयर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक नया गेंदबाज आता है और आप पहली बॉल पे ही फ्लिक मारते हुए आउट हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखा नहीं जाता विराट के साथ कि वो इस तरह दो बार एक ही तरह से आउट हो जाए और इतनी जल्दी जल्दी, एंड दैट टू उस स्ट्रोक पर जहाँ की उनकी जिसे कहा जाता है एक तरह से महारत है। वो बहुत मतलब कंट्रोल है उन्हें इस पर्टिकुलर शॉट पर, क्योंकि बहुत उन्होंने मेहनत की है इस पर्टिकुलर शॉट पर और काफी रन बटोरते हैं वो इस शॉट से। लेकिन कई बार जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वही आपकी वीकनेस बन जाती है। शायद वही हुआ विराट के साथ भी पिछले 2 मैचेस में। सौरभ भाई, मैं आंकड़े देख रहा था नंबर 4 पर। 2020 के बाद से जो सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है नंबर 4 पे, वो श्रेयस अय्यर है और उसके बाद ऋषभ पंत है। सूर्य कुमार यादव जिन पे हम परसिस्ट कर रहे हैं लगातार कि वो नंबर 4 पे बैटिंग करें, जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ कहानी 2019 जैसी लग रही है? अंबती रायडू को खिलाते खिलाते हम विजय शंकर पे चले गए और अंत में नंबर 4 की पोजीशन जो बहुत क्रूशियल है ओडीआई क्रिकेट में, वो एक्सपोज हो गए वहां में पूरी तरह से। डर है थोड़ा कि आपको लग रहा है एक एक दो मैचेस और देखना आप चाहेंगे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में उनका लगातार गिरता ग्राफ बहुत परेशानी का सबब है। टी20 में वो बहुत रन बनाते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में 20 का एवरेज इतने मैचेस खेलने के बाद, जबकि इतने ऊपर उनकी बैटिंग आ रही है, वो शायद आपको भी बड़े सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा होगा। हाँ राजीव, ऐसे भी सूर्य कुमार यादव एक विकल्प के रूप में टीम मैनेजमेंट देख रहा है श्रेयस अय्यर के विकल्प में। तो अब ये चाहते हैं कि जो विकल्प जो जो खिलाड़ी है और वो अच्छे फॉर्म में रहे तो अच्छा संकेत रहता है भारतीय टीम का। मुझे तो उम्मीद यही है कि श्रेयस अय्यर की वापसी होगी और आने वाले विश्व कप में वो नंबर 4 पर खेलेंगे, क्योंकि वहां पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है।
वो निरंतरता के साथ वहां पर बल्लेबाजी उन्होंने की है। सूर्य कुमार यादव एक तरह से मिस्ट्री हो गए हैं इस समय, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो T20 में नंबर 1 रन गेटर है, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में रन क्यों नहीं बना पा रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ये चाहते हैं कि उनको और भी मौका दिया जाए। और उसके साथ साथ आपके आपके पास और विकल्प क्या क्या है। अब मैं सोच रहा था कि सरफराज अहमद एक विकल्प हो सकते हैं, या फिर रजत पाटीदार विकल्प हो सकते हैं, पर ये दोनों के दोनों इस समय इंजर्ड है। क्या संजू सैमसन को हम नंबर नंबर 4 या नंबर 5 पर एक विकल्प के तौर पर देख सकते हैं, तो वो एक आपके पास ऑप्शन है। अब पता नहीं इस समय संजू सैमसन फिट है कि नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, तो टीम के बहुत साथ है, जरूरी वो है कि ट्रेवल कर रहा है। टीम में नहीं है राजीव वो। और अच्छा। कोई, हाँ टीम में नहीं है वो, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो टीम में है कि नहीं, कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि विकल्पों को तैयार करना बहुत जरूरी होगा। इसी वजह से रोहित शर्मा अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव के साथ। राजवर्धन, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर का लगातार स्ट्रगल करना, वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक तो तीसरा मैच आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं हमारे टॉप ऑर्डर के लिए। और अब तो डबल परेशानी है, एक तो आप फॉर्म से जूझ रहे हैं, दूसरा सीरीज हारने का भी खतरा आपके सिर पे मंडरा रहा है। बिल्कुल राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये तीसरा मैच, क्योंकि जहां पर जो भी ये मैच जीता है तो उसका मनोबल काफी ऊपर होगा, क्योंकि हम्म। दोनों वर्ल्ड की टॉप टीम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों बेस्ट टीम्स हैं वर्ल्ड की। और यहाँ जो भी सीरीज जीतता है उसके पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा जब आमने सामने होंगे वर्ल्ड कप में एक दूसरे के। तो ये हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्रूशियल मैच है। और कहीं ना कहीं भारत को मिशेल स्टार्क का तोड़ देखना होगा, टॉप ऑर्डर को स्पेशली, क्योंकि जिस तरह की शॉट्स रोहित ने खेला या शुभमन गिल ने खेला, तो वो जो हम एक टेम्पलेट बना के हुए चल रहे हैं कि हमें कैश करना है पावर प्ले को, तो उस पावर प्ले को कैश करने में आप आउटसाइड द ऑस्टम बॉल छोड़ेंगे नहीं, आप उसे मारने जाएंगे ही। लेकिन आपको ये देखना होगा कि किस क्वालिटी का गेंदबाज है वो। जितनी अच्छी बाहर गेंद फेंकता है उतनी अच्छी अंदर भी लाता है, और बहुत अच्छी एरियाज में वो गेंदबाजी करते हैं मिचेल स्टार्क। तो कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा सा अपना टेम्पलेट मुझे लगता है कि यहाँ पर चेंज करना होगा, कि अगर कोई क्वालिटी गेंदबाज हैं तो उनके अगेंस्ट आप थोड़ा सा आराम से खेलिए, वेट कीजिए वो लूज डिलीवरीज का, या वेट कीजिए कि उनके वो शुरू के 3-4 ओवर निकल जाएं जब वो बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं, वो टाइम आप सी ऑफ करें, और उसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज हैं उन पे और ज्यादा अटैक करें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी भी भारत को अब थोड़ी सी चेंज करनी होगी। और सबा भाई, अभी तो आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ना तो हेजलवुड खेल रहे हैं ना पैट कमिंस है। जो मिचेल स्टार्क अकेले अगर इतना तूफान ला रहे हैं, तो जब वो फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग लाइनअप होगी ऑस्ट्रेलिया की, तो वो कितनी तगड़ी टीम होगी, वो एक एक सोचने वाली बात है। बट क्या आपको लग रहा है लंबे कद के जो तेज गेंदबाज हैं जो हिट कर रहे हैं विकेट्स को आगे, वो चाहे कैमरून ग्रीन हो, जिस तरह से सीन अबॉट ने गेंदबाजी की, क्या मिचेल स्टार्क ने, ये सारे थोड़े से डिफरेंट बॉलर्स हैं, इस वजह से परेशानी हो रही है इंडियन बैट्समैन को। हाइट का तो फैक्टर होता है राजीव, और ये सभी जो पेस बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके पास वो कद है। पर ये पहली बार नहीं है कि भारत इस तरह के बॉलर्स के सामने खेल रहा है। इसके पहले कई सारे एक दिवसीय मुकाबले भारत में हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, जहां पर भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है, और इसी प्रकार के विकेटों पर शानदार प्रदर्शन रहा है। तो ये इसमें कोई नयापन नहीं है। और भारत की तैयारी जहां तक मुझे लगता है कुछ इसी तरह से रही होगी कि आप टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स के सामने खेलना है। देखिए, अंत में बहुत निर्भर करता है कि आपको एक तो विश्वास रखना पड़ेगा अपने तकनीक के ऊपर, उसके साथ साथ बॉल को वॉच करना होगा। राजकुमार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर है जिसके सामने आपको परेशानी हो रही है बार बार, तो उसके हम लोग पहले 3 या 4 ओवर को क्यों ना खेल लें। उसके अलावा हम लोग अन्य बॉलर्स को कैश इन कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक बुद्धिमानी वाली स्ट्रैटेजी होगी। हम्म। तो फिर आप रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, आप उतनी बाहर वाली गेंदों पर क्यों आप ड्राइव करने की कोशिश हम्म। कर रहे हैं। आप मिचेल स्टार्क के पहले के 4 ओवर क्यों नहीं खेल लेते, 4 या 5 ओवर। उसके अलावा तो वो डालेंगे नहीं। उसके बाद वो दूसरे स्पेल में आएंगे बॉलिंग करने के लिए। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस के साथ भी आपको बैटिंग करने की जरूरत है। हाँ। विशेष करके ऐसे विकेटों पे जहां पर आपको मालूम है कि थोड़ी मूवमेंट हो रही है हवा में भी और ऑफ द सरफेस भी। और मिचेल स्टार्क, आप उनका रिकॉर्ड देखिए राजीव, 109 मैचेस में उन्होंने 9 बार 5 विकेट का हॉल लिया है वनडे क्रिकेट में। हाँ। इसके पहले वकार यूनिस ने लिया था 236 मैच खेलकर। तो देखिए कितना हम्म। बड़ा अंतर है। तो ये इस समय मुझे लगता है कि नंबर 1 वाइट बॉल पेस बॉलर है हम्म। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तो उनको तो आपको सम्मान देना होगा। उसके अलावा आप बॉलर्स को टारगेट कर सकते हैं, तो इस प्रकार का भी
सोच के साथ आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए। राजकुमार सर, जो इंटेलिजेंट बैटिंग की बात कर रहे हैं सभा भाई, इंटेलिजेंट बॉलिंग की भी जरूरत है। मिचेल मार्श ने जिस तरह की बल्लेबाजी 2 मैचों में की है, अच्छा, एक जो मुझे परेशानी लगती है अक्सर भारतीय टीम के साथ, कि जब पिटाई शुरू होती है तो सब गेंदबाज की पिटाई हो जाती है। कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आता है, फिर वो ऑर्डिनरी सी बॉलिंग अटैक लगता है, अचानक लगने लगता है। क्या रीजन आप देखते हैं राजकुमार सर? ठीक है, 117 रन थे, वो भी 27-28 ओवर खेलते तो शायद मैच में मजा आता, लेकिन ये अचानक पूरी तरह से पूरी बॉलिंग ही एक्सपोज हो जाती है, पूरी टीम एक्सपोज हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी टीम की निशानी नहीं है। बड़ी टीमें तो वो होती है, चलिए अगर बैटिंग में कोलैप्स हुआ तो आप बॉलिंग में आके संभालते हैं, बॉलिंग खराब करी तो बैट्समैन आके अच्छा कर जाते हैं। हम तो टोटली सरेंडर कर जाते हैं। राजीव देखिए, आप भी क्रिकेट खेले हैं। 117 रन जब आप एक ऑस्ट्रेलियन टीम को देंगे तो वो तो इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे। और अगर पहले 1-2 ओवर में उन्होंने शॉट्स कन्वर्ट कर लिए, अपने 2-4 चौके हम्म। मार दिए, तो फिर वो मोमेंटम चल जाता है और दूसरी टीम बिल्कुल हौसला ही छोड़ देती है। तो वहां पर कोई प्रेशर ही नहीं है। 117 रन में आपको क्या प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में, जहां पर इतने दिग्गज नहीं तो प्रेशर बल्लेबाज हैं। क्रिएट करना चाहिए ना राजकुमार सर, आप प्रेशर क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं। आप इंटेंट तो प्रेशर, दिखाओ कि आप प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट कैसे हो सकता है कि आप शुरुआती 2-3 विकेट आउट कर हाँ, रहे हैं वही उनसे। वही वही बात कह रहा हूँ। हाँ, वहां पर अगर भारत को शुरुआती विकेट नहीं मिल रही तो फिर तो आपकी पिटाई होनी जायज ही हम्म। है। मतलब वो आप उसके लिए तैयार रहें कि अगर आप 117 रन डिफेंड कर रहे हैं और पहले 2 या 3 ओवर में आप 25-30 रन खा गए, तो फिर कुछ बचता नहीं है किसी भी नया बॉलर आए हम्म। उसके लिए भी। तो वही बात है कि ज्यादा जरूरत है यहाँ पर कि हमारे बल्लेबाज सोचें अपनी बल्लेबाजी के बारे में, और थोड़ा ज्यादा अपनी टेक्निक के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, और एक बेहतर मतलब बल्लेबाजी का वो उदाहरण पेश करें। क्योंकि जी। लगातार टॉप ऑर्डर का फेल होना एक चिंता का विषय जरूर होता जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप फिर करीब आ रहा है। और जैसे आपने कहा, 4 नंबर की पोजीशन फिर एक बहुत बड़ा डिलेमा भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए खड़ा करने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई, क्योंकि बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन खिलाया था वाइजिक में? उनको पता था ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, उन्होंने सीमिंग ऑप्शन ज्यादा रखे, हमने स्पिन ऑप्शन बढ़ा लिया। अच्छा नहीं होता, चलिए भले हम 117 पे आउट हुए, बट आप उमरान मलिक को यहाँ पे खिलाते हैं। थोड़ा देखिए तो आप कम से कम कि हमारे पास रॉ पेस क्या कुछ कर सकता है। हम रटे रटाए फॉर्मूले पे क्यों चल रहे हैं? और ये सवाल मैं इसलिए नहीं कर रहा कि हम हार गए। दरअसल ये हर किसी के जहन में सवाल है कि कॉम्बिनेशन ठीक क्यों नहीं खिला रहे हम रटे रटाए फॉर्मूले पे क्यों चल रहे हैं? ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा मुझे कॉम्बिनेशन राजू, क्योंकि जी। मुझे लग रहा था कि इस विकेट पे जिस तरह के कंडीशंस हैं वहां पे तीन स्पिनर के साथ आपको मैदान में उतरने की आवश्यकता थी नहीं। और हाँ। इसी वजह से अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कितना बड़ा चेंज किया। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करके एक और पेस बॉलर को लेकर आए। उसके हाँ। साथ साथ कैमरन ग्रीन का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हमारे पास भी वो विकल्प है। मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि आपके पास तीन तीन बॉलर होने चाहिए। पर अगर आप अपने बल्लेबाजी में और गहराई चाहते हैं तो फिर आप कुलदीप यादव की जगह पर वॉशिंग सुंदर को खिला सकते हैं। हम्म। तब भी आपके पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी रहेगी और फिर आप उमरान मलिक को खिला सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास भी चार सीम बॉलिंग ऑप्शन रहेगा हार्दिक पांड्या के साथ साथ। और फिर आपके पास दो दो स्पिनर रहेंगे, दोनों के दोनों स्पिनर अच्छे बल्लेबाज हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा भारत के लिए। और आने वाले समय में लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके पास पेस बॉलर अगर है तो उसी यूनिट के साथ आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए कि पहले मैच में क्या किया था भारत ने, भारत के टॉप में दो मेन विकेट टेकर्स थे, वो मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज थे। हम्म। तो फिर अगर हम एक और सीमर को खिलाएंगे तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो ये समय है आपको उमरान मलिक को ट्राई करने का, और आप चाहिए तीन सीमर के साथ और हार्दिक हम्म। पांड्या के साथ और दो स्पिनर के साथ। बिल्कुल। और राजकुमार सर, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने ये तो साबित कर दिया है कि भारतीय पिचेस पे भी आप विकेट ले सकते हैं, अगर आप सही लेंथ पर और सही लाइन पे गेंदबाजी करें। मिचेल स्टार्क का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मैं बाकी गेंदबाजों से थोड़ा आगे बॉल को पिच करने की कोशिश करता हूँ, मुझे रन जरूर पड़ेंगे लेकिन मैं विकेट भी निकालूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। हमारे गेंदबाज, क्योंकि 117 पे अगर हम आउट हो गए तो फिर हमारे गेंदबाजों ने सोच लिया कि हम भी 10 ओवर में बनवा के आराम करेंगे जाके। तो एक तो कॉम्बिनेशन गलत खिला गया, उसके बाद इतनी जल्दी रन पड़ जाने, तो ये दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। और ये अगर आप वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर तो और ही दिक्कत है। कैसे आप देखते हैं मिचेल मार्श जो पहली बार ओपन कर रहे हैं अपने करियर में, इतनी पिटाई करते हैं कि शायद सबका कॉन्फिडेंस उन्होंने शेक कर दिया है? बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा कि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही थी और जिस तरह काउंटर अटैक किया हम्म। मार्च ने, तो वो बहुत ही लाजवाब था। और कुछ कोई क्लू ही नहीं था हमारे पास फिर उस चीज का ना कि
कैसे हम उनको रोकें या क्या करें, डिफेंड करें या विकेट लेने जाएं। और जहां तक मिचेल स्टार्क की बात है, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि वो अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं, तो ऊपर खिलाते हैं बॉल को, कि आपको को हो सकता है 2-3 चौके लगे, लेकिन आपके पास हम्म, चांस है आउट करने का। अगर हम देखें तो हमारे भी दोनों तेज गेंदबाज शमी और सिराज भी कोशिश यही करते हैं कि वो अटैकिंग गेंदबाजी करें, और अक्सर हमने देखा है कि वो सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन हाँ, कल का कॉम्बिनेशन देख के थोड़ा अजीब लगा कि विकेट जब इतना कैरी था विकेट में, तो वहां पर उमरान मलिक जो आपके पास बिल्कुल तैयार गेंदबाज बैठा हुआ है, हम्म, आप उसको एक यंगस्टर को ट्राई कीजिए, और यही मौका है कि उनको ग्रूम करने का, क्योंकि एक रॉ जी, पेस है आपके पास, एक अलग प्रतिभा भारत को मिली है, और हम उसको ग्रूम नहीं कर रहे हैं। हम उसको क्यों बचा कर रख रहे हैं, या क्यों हम्म, हम उसे एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं? क्यों? और जब वो भी ऐसे विकेट पर जहां पर की काफी मदद थी फास्ट बॉलिंग के लिए, वहां पर हमने एक स्पिनर बढ़ा लिया, तो कहीं ना कहीं शायद विकेट रीड करने में भी थोड़ा सा हम लोग चूके हैं। तो भाई क्या कुछ प्लेइंग 11 आप खिलाना चाहेंगे चेन्नई में? डू एंड डाई मैच है, आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, आपको नंबर 4 की स्लॉट की परेशानी भी दूर करनी है, टॉप ऑर्डर को फॉर्म में भी लाना है। क्या कुछ आप 11 देख पा रहे हैं यहाँ पे? फिर अंत में निर्भर करता है विकेट के ऊपर बाजी, क्योंकि हम्म, ये एंड ऑफ द सीजन है। चेन्नई सर्फस का भी वहां पर कई सारे मैचेस हो चुके हैं, डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं। हम्म, उसके साथ साथ कई सारे लोकल मैचेस होते हैं। तो निर्भर करता है विकेट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगर विकेट पर थोड़ा बहुत जूस है तो फिर आपको 3 सीम बॉलर के साथ प्लस हार्दिक पांड्या के साथ मैदान में जाना चाहिए। और वॉशी हम्म, सुंदर एक और यूजफुल बैट हो सकते हैं आपके लिए। अक्षर पटेल ने गेंदबाजी से ज्यादा तो अच्छी बल्लेबाजी की है। मैं ये सोच जी, रहा हूँ क्या हम अक्षर पटेल को एक बल्लेबाज के रूप में खिला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उन सबसे अकॉम्प्लिश बल्लेबाज इस समय मुझे अक्षर पटेल ही लग रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मिचेल स्टार्क जी, को भी खेला था, वो जो एक ओवर उन्होंने खेला था, कितना शानदार स्विंग है उनके बैट का, और सीधा हाँ, बल्ला आ रहा है। तो बहुत जल्दी बॉल को रीड कर रहे हैं, बॉलर को परख रहे हैं, और उसके साथ साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। पर मुझे लगता नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट भारत करेगा इस समय। तो वो जैसा कि मैंने कहा कि चेन्नई विकेट डिसाइड करेगा क्या 11 के साथ भारत मैदान में उतरेगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर विकेट में थोड़ा बहुत जूस हो, जैसा कि मैंने कहा, उमरान मलिक को एक मौका मिलना चाहिए। राजकुमार सर, दो ऑप्शन मैं देख पा रहा हूँ। एक तो नंबर 4 पे है संजू सैमसन, अगर फिट है और टीम के साथ है तो आपको लग रहा है उनको खेलना चाहिए। और उमरान मलिक को तो मैं इस पूरी सीरीज में खिलाता और देखता है कि वो मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ का अगेंस्ट कैसी गेंदबाजी करते हैं, और वहां से मैं तय करता कि मैं आगे उनके साथ वर्ल्ड कप के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आपको लग रहा है एक चांस था जो जाया किया टीम मैनेजमेंट ने? बिल्कुल राजीव, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ कि ये एक जरूर इस यंगस्टर को मौका देना चाहिए था। और अभी भी मेरा मानना है कि अगर यहाँ पर चेन्नई की विकेट थोड़ी सी भी सपोर्टिव है फास्ट बॉलर के लिए, हम्म, तो वहां पर हम्म, उन्हें कल खिलाना चाहिए, मतलब अगले मैच में खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक बेहतरीन गेंदबाज है। और एक आप यंगस्टर को इसी टॉप टीम के अगेंस्ट ही तो ट्राई करेंगे। आप हम्म, छोटी टीमों के सामने ट्राई करके जहां पर वो विकेट ले लें, और फिर आप उनको स्टार बना दें, और अब जब बड़ी टीमें आए तो वो एक्सपोज हो, ऐसा नहीं हम्म, होना चाहिए। वो एक हम्म, शानदार गेंदबाज हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने वो और जोश से गेंदबाजी करेंगे। हम्म, तो मेरा मानना है कि अगर विकेट थोड़ा भी सपोर्टिव है तो उनको जरूर यहाँ पे खिलाना चाहिए। जहां तक नंबर 4 की बात है राजीव, मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव को चेंज किया जाएगा। वो दोनों बार पहली बॉल पर आउट हो गए। हाँ, तो आप मतलब यू हैव टू गिव इट टू हिम कि वो पहली बॉल पे ही आउट हो गए, तो बैट्समैन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। जी। तो मुझे लगता है कि वो कैरी ऑन करेंगे, और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। तो भाई स्टीव स्मिथ के कैच के बिना शायद चर्चा अधूरी रह जाएगी, जो कैच उन्होंने पकड़ा हार्दिक पांड्या का। जब से कप्तानी मिली है, अलग स्टीव स्मिथ हम सब देख पा रहे हैं इंडियन पिचेस पे। देखिए, मुझे तो लगता है कि 2 मैचेस जो जीते हैं उस स्टीव ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस श्रृंखला में, हाँ, इस पूरे दौर पे, दौरे पर वो जी। स्टीव स्मिथ के कैच के दौरे पर, वो स्टीव स्मिथ के कैच की वजह से ही है। जो हाँ, इंदौर में टेस्ट मैच जीता, वहां पर आपको याद होगा पुजारा का कैच उन्होंने पुजारा का बैक कैच, फुट जी, शॉट लेके जी, पकड़ा था। जी, और ये मैच में जो यहाँ पर हार्दिक पांडे का कैच पकड़ा, ये दोनों जो कैचेस हैं वो टीम को कुछ अलग किस्म का प्रोत्साहन देते हैं। हम्म, और कप्तानी भी स्टीव स्मिथ की लाजवाब हो रही है, जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट करते हैं, जिस तरह से वो अपने फील्डर्स को उन्होंने सही जगह पर वो होल्स को प्लग करने के लगाया हुआ है। और ऐसा लगता है कि बॉलर्स उनको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह हम्म, की वो फील्ड सजाते हैं, और फिर उसी हिसाब से वो बॉलिंग होती है। मुझे तो ये लगता है कि हर ओवर में उनका उनकी कोशिश रहती है कि विकेट लेना बहुत जरूरी है, और इसी हाँ, वजह से वो परिवर्तन करते रहते हैं मैदान में। तो कप्तानी लाजवाब रही है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि टीम जो एक एक, एक यूनिट के तौर पर खेल रही है,
उसका बहुत बड़ा श्रेय कप्तान स्टीव स्मिथ को जाता है और उनकी फील्डिंग को जाता है। राजीव, राजकुमार सर, आखिरी सवाल। स्टीव स्मिथ ने पहले टेस्ट मैच में दिखाया और अब ओडीआई क्रिकेट में कि वो रोहित शर्मा से प्लानिंग के लिहाज से कम बहुत आगे की सोच रहे हैं। सहमत है आप इस बात से, जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की और जो कैच पकड़ के वो माहौल सा चेंज कर दिया उन्होंने, पूरी टीम का मोराल ही चेंज कर दिया दोनों मैचेस में। एक टेस्ट मैच इंदौर में जैसा सभा भाई ने कहा, दूसरा वाइसेक में। कल तो राजीव जो उन्होंने कैच पकड़ा वो तो अनबिलीवेबल था, मतलब जी मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट कैचेस एवर में से होगा। वो बहुत ही शानदार कैच था, जो कि वाकई में एक टेम्पो सेट कर देता है अपनी टीम के लिए। ऐसा कैच पकड़े तो टीम का मनोबल भी बहुत ऊंचा हो जाता है, जी। वही देखने को मिला। और जहां तक कप्तानी की बात है, वाकई में बहुत श्रूड कप्तान है। ऐसे ऐसे फील्ड प्लेसमेंट्स वो करते हैं जो कि मतलब वो एक बैट्समैन की तरह से सोचते हैं कि वो मेरे बॉलर को कहाँ हम्म, सोच रहा होगा मारने को, और वहां पर एक फील्डर या हर एक इंडियन बैट्समैन के लिए वो होमवर्क करके आते हैं। तो कुल मिला के जी एक बहुत ही श्रूड और शानदार कप्तान है, और उन्हीं की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम इतना एकदम से, आप देखें, चेंज आया है कमिंस के जाने के बिल्कुल। बाद। ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉडी लैंग्वेज और उनका खेलने का नजरिया ही बदल गया है भारत में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका। सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम पर डबल खतरा इस समय मंडरा रहा है। एक खतरा इस बात को लेकर है कि भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज किस तरह से फॉर्म में है, और दूसरा बड़ा खतरा इस बात को लेकर है कि इस सीरीज में कहीं भारतीय टीम को हार का सामना न करना पड़े, क्योंकि एक लंबे अरसे से भारतीय टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपने मैदानों पर डोमिनेट करती रही है, और ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया आपके घर में आकर आपको हराती है तो फिर वर्ल्ड कप की तैयारियों पर भी क्वेश्चन मार्क उठेंगे। और साथ ही हम किस तरह का कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं और क्या कुछ बल्लेबाजों को तैयार कर रहे हैं अलग अलग नंबरों पे, उसका उसका जवाब अभी तक ना हम ढूंढ पाए। और मुझे लग रहा है अगर ये श्रृंखला हारते हैं और चेन्नई में भी अगर भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं तो फिर ये सवाल बहुत बड़े नजर आने लगे, जिसका जवाब ढूंढ पाना शायद टीम मैनेजमेंट के लिए अब धीरे धीरे फिर मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि समय धीरे धीरे कम हो रहा है। वर्ल्ड कप जिस तरह से नजदीक आ रहा है और काम धीरे धीरे ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के लिए पिछले कई वर्ल्ड कप की तरह बढ़ता चला जा रहा है। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।